दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज चर्चा करते हैं कि अगर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई है, कोई एफआईआर आपने न्यायालय के आदेश से या सीधे सीधे थाने में दर्ज कराई है और उस एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद माने जो विवेचना होती है उसके बाद पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जाती है न्यायालय में, तो उस अंतिम रिपोर्ट पर आपको क्या अधिकार प्राप्त है, उस अंतिम रिपोर्ट को किस तरीके से आप समाप्त कराने का प्रयास करेंगे और कोर्ट में कैसे क्या आर्गुमेंट करेंगे और उस पर क्या सफिशिएंट रूलिंग है। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग की हम चर्चा करते हैं। हनीबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें एक 302, 364 और 411 माने अपहरण के साथ में मर्डर है और कुछ माल की बरामदगी हुई है। इन धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर के बाद उस एफआईआर पर अंतिम रिपोर्ट आ जाती है और उस अंतिम रिपोर्ट पर न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की जाती है और न्यायालय सीधे सीधे उस प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर काग्निजेंस ले लेता है और काग्निजेंस लेकर जो अभियुक्त गण है, और काग्निजेंस जो है वो 190(1)(b) माने सीआरपीसी की धारा 190(1)(b) के अंतर्गत लिया जाता है। माने पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेना, ये परिवार पर संज्ञान नहीं है, और मुलजिमानों को तलब कर लेता है और जेल भेज देता है। उस तलबी आदेश के खिलाफ, उस पर संज्ञान आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन पड़ती है। उस पिटीशन में जो जजमेंट होता है उस जजमेंट की चर्चा करते हैं। और दोस्तों एक और बात महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि नए कानून लागू हो गए हैं और अब नए कानूनों पर होगा। दोस्तों जो भी एफआईआर आईपीसी में लिखी गई हैं पहले, उन पर इन्वेस्टिगेशन आईपीसी के सेक्शंस में होगा, सीआरपीसी के प्रोसीजर में होगा और वो पूरे मामले सीआरपीसी से ही गवर्न होंगे, लास्ट तक चलेंगे। लेकिन वो मामले जिनमें जो एफआईआर लिखी गई है वो बीएनएस में लिखी गई है, भारतीय न्याय संहिता में लिखी गई है और उसका प्रोसीजर बीएनएसएस से चलेगा। तो अभी चूंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो डेट ऑफ इंसिडेंट उनका पुराना है, इसलिए आईपीसी के सेक्शंस में लिखे गए हैं और उन्हीं में ये रूलिंग लागू हो रही है। अब रूलिंग क्या है उसको देखते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा जजमेंट है ये। पहले साइटेशन बता देता हूं, 2018 एडीसीसी 314 और इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मामला है। जस्टिस हॉनरेबल जस्टिस उमेश चंद्र त्रिपाठी जी ने इसका जजमेंट किया है और जजमेंट की डेट है 31 जनवरी 2018। सेक्शन 482 सीआरपीसी में यह आवेदन गया है, नंबर है उसका 1794/2001। मणिकांत मिश्रा बनाम राज्य उत्तर प्रदेश व एक अन्य। दोस्तों इसमें जो इंटरप्रिटेशन है उसको पहले बता देते हैं। इंटरप्रिटेशन यह है कि धारा 302, 394 और 411 तीन धाराओं में अंतिम रिपोर्ट आती है। हत्या और लूट पर अंतिम रिपोर्ट है और उसके विरुद्ध विरोध याचिका दाखिल होती है और उस विरोध याचिका में मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट की, चूंकि ये 394 है इसलिए ये मामला वहां के स्पेशल जज डकैती में गया होगा और वहां अंतिम रिपोर्ट की उपेक्षा करके सीधे सीधे प्रसंज्ञान ले लिया गया और अभियुक्त गणों को तलब कर लिया। तो इसमें यह कहा है कि धारा 161 और 164 के जो बयान हैं उनको भी मजिस्ट्रेट प्रसंज्ञान लेते समय पढ़ सकते हैं, विचार में ले सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई है वो ये है कि हम लोग अधिकांश देखते हैं कि विवेचक को, जो भी मामले में विवेचना कर रहा है उसको लोग बयान देना चाहते हैं, लेकिन और आप चक्षुदर्शी साक्षी भी हैं, लेकिन विवेचक आपके बयान दर्ज नहीं करता है, वो आपको रिफ्यूज करता है, मना करता है, नहीं लिखेंगे। आपसे पूछा इसके बाद ठीक है जाइए। तो आप एज ए डिफेंस माने बचाव में या फंसाव में जो भी आपने देखा जो स्थिति है, तो उस घटना के बारे में जब अपना कोई बयान देना चाहते हैं तो उन बयान को अधिकांश आपने देखा, आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वकील साहब एफिडेविट पर लिख करके, शपथ पत्र पर लिख करके और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से या सीधे सीधे विवेचक को डाक से भिजवा देते हैं या बाई हैंड दे देते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन गवाहों, उन बयानों को केस डायरी का पार्ट नहीं बनाता, केस डायरी में नहीं उनको उद्धरित करता, जिससे आपको समस्या आती है। या मान लीजिए उद्धरित भी कर दिया तो ये होता है कि ये विवेचना जो है ये टेम्पर कर दिया आपने, विवेचक कुछ और चाहता था, आपने ये भिजवाए हैं, वादी या डिफेंस मुलजिम जो भी जिसकी तरफ से हो, तो उनको छोड़ करके और किया जाता। तो इसमें इस रूलिंग में उनके बारे में भी कोई बात आई है। इसमें यह कि शपथ पत्र का महत्व कि जो एफिडेविट आपके द्वारा भेजे गए हैं
उनका क्या महत्व है, तो उसके बारे में दिया कि अन्वेषण अथवा जांच के दौरान साक्षियों के शपथ पत्रों को अभिलेख पर लेने और प्रस्तुत करने का दंड प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं है, किंतु शपथ पत्रों का आकस्मिक संदर्भ घातक नहीं होता। माने किसी भी मामले पर अगर कोई एफिडेविट आया है और उस एफिडेविट के आधार पर कुछ लिख लिया गया है और लिख करके कोई उपशमन कर दिया गया है या मामला बढ़ा दिया गया है, तो वो नुकसान नहीं करता, उसको टेम्पर्ड नहीं कहेंगे कि विवेचना टेम्पर्ड हो गई, आपने प्रभावित कर दी। चौथा एक और है कि 164 या 164 का जो कथन है, ये 164 का कथन जब प्रसंज्ञान लिया जाता है उस समय तक इसका यूज नहीं होना चाहिए, ऐसा माना गया है। लेकिन इस पे भी इंटरप्रिटेशन माननीय उच्च न्यायालय ने किया है कि धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत जो कथन लिखा गया है उसको भी, उस पर भी विचार करने का विकल्प मजिस्ट्रेट को उस समय प्राप्त होता है जब प्रसंज्ञान लिया जा रहा हो, माने आपको तलब किया जा रहा हो मुलजिम को। तो दोस्तों इसमें ये मामला जो है ये थाना गोवर्धन डिस्ट्रिक्ट मथुरा का है। पूरा मामला यही था कि एक एफआईआर लिखी जाती है, विवेचना होती है, विवेचना के बाद कुछ शपथ पत्र पहुंचते हैं और सब कुछ करते हुए विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है और उस अंतिम रिपोर्ट के विरोध में विरोध याचिका प्रस्तुत होती है। तब वहां ये 3 बातें निकल करके आती हैं और मजिस्ट्रेट साहब द्वारा सीधे सीधे प्रसंज्ञान ले लिया जाता है और अभियुक्त गणों को उसी तरीके से जैसे स्टेट केस दर्ज होता है वैसे दर्ज किया जाता है और तलब कर लिया जाता है, मुलजिमान जेल चले जाते हैं। और ये लोग हाई कोर्ट गए हैं इसी बात पर कि पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगाई थी, फिर भी हमें बुला लिया गया और जेल भेज दिया गया, तो उनकी जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी जाती है। तो दोस्तों मुझे लगा आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचना आवश्यक है, फायदेमंद है, आप लोग जानेंगे तो उसका आपको भी कभी काम आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताएं, कमेंट्स लिखें एक प्यारा सा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।